गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम डिस्कशन करेंगे इसमें घटना चक्र जो 2022 की सीरीज़ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। इससे पहले कि हमने क्लासेस में उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ी हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्रा नदी पढ़ी थी और गंगा नदी पढ़ी थी। इससे समय जो भी MCQs बन रहे थे उस पर हमने डिस्कशन भी किया था। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसमें हम देखते हैं एक फुट नोट्स देखेंगे। नोट्स के बारे में पढ़ने के बाद इससे समय जितने भी MCQs होंगे हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम पहले देखिए, दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीप में जो मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो होता है वो पश्चिमी घाट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। किधर की ओर बहती है? यानी कुछ इस तरीके से बहती है, पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कौन सी नदियाँ हैं? महानदी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी। ये प्रमुख नदियाँ हैं। बाकी तो इधर 10 से 12 नदियाँ होती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही ये वो मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि कुछ इनका बहाव इस तरीके से होता है। और ये ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों का। जैसे देखिए, ये हो गया आपकी कुछ इस तरीके से नदियाँ जो बहती हैं। ये महानदी, आपकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये सब क्या निर्माण करती हैं? अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसको देखते हैं, जैसे नर्मदा को देख लें, हम इस तरीके से नर्मदा देख सकते हैं, ताप्ती देख सकते हैं, माही देख सकते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। तो आप मुख्य रूप से समझ सकते हैं जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और जितनी भी नदियाँ आपकी अरब सागर में गिर रही हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी। जैसे अगर आप देखेंगे कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। किससे हुआ है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा का पर्वत है। कैसे? अगर आप देखोगे कि ये जो है कि आपकी नदी है, नर्मदा नदी है, तो यहाँ तो हो गया आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इधर हो गई आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और आप इस तरीके से कह सकते हो कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी है जो कि घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। इन दोनों पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है और नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। तो ये पश्चिम की ओर बहती है भ्रंश घाटी की तरफ। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर और नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि नदी डायरेक्ट आके जो है कि अरब सागर में कुछ इस तरीके से ऊंचाई से गिरती है, ऊंचाई से। और जबकि जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ होती है वो कुछ इस तरीके से आके अरब समुद्र के किनारे आके फैल जाती हैं पंजे की तरह। तो इसको कहते हैं। दूसरा, जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज बनाती है और यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, जहाँ पर यह धुआंधार नाम का एक प्रपात का निर्माण भी करती है, जलप्रपात का। वहीं दूसरी है ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी से। जबकि नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। आगे देखते हैं हम इसी को कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती हुई है यह नदी अरब सागर में गिरती है। और यह भी देखिए अरब सागर में गिर रही है तो क्या बना रही है? एस्चुरी बना रही है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब प्रश्न आएगा कि नर्मदा है बड़ी या गोदावरी? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या पढ़ा कि गोदावरी जो है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि नर्मदा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, न कि पूरे दक्षिण भारत की। जबकि पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, चाहे वो किसी भी तरफ गिरे, वो है गोदावरी। कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। जैसे उत्तर भारत की नदियों में गंगा का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, वैसे दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह जो है कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुदुचेरी यनम में स्थित है।
जो अपवाह तंत्र होता है इसका मतलब होता है कि केवल गोदावरी नदी नहीं, बल्कि गोदावरी नदी में आने वाली जो और भी नदियाँ मिलती हैं, इसमें छोटी छोटी नदियाँ जो मिलन करती हैं अपना, उन सभी को जो है कि इसमें जोड़ लिया जाता है। और गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती और बेनगंगा। आपको इंद्रावती को बहुत खासकर याद रखना है, क्योंकि इंद्रावती उत्तर भारत में जो सिक्किम से नदी निकलती है तिस्ता, उसकी भी सहायक नदियों में जाना जाता है इसको, लेकिन मुख्य रूप से इंद्रावती को गोदावरी की सहायक नदी के रूप में हम पढ़ते हैं। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण ही इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। और फिर दूसरी आती है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकल के 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तो यह भी डेल्टा का निर्माण करेगी। वहीं तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। आपको बताते हैं कि तुंगभद्रा भी आपस में अलग अलग नदियां, तुंग और भद्रा। इसकी जो द्रोणी है यानी कि जो इसका बेसिन है, अपवाह क्षेत्र, वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। और जो आप पढ़ते हैं कृष्णा नदी जल विवाद जो पढ़ते हैं वो किन राज्यों में है, तो देख लीजिए कृष्णा नदी का जो जल विवाद है जल बंटवारे को लेके, उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जो है कि 3 राज्यों में ये विवाद चला आ रहा है 1957 से। और इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भी जो अध्यक्षता की गई थी, लेकिन अभी तक इसका विवाद नहीं निपट पाया है। आगे देखते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती हुई पूर्व की ओर बहती है बंगाल की खाड़ी में। और यह नदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। और पारादीप से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है कि यह नदी गिरती है। और जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वो मुख्य रूप से क्या बनाएगी? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण। कावेरी नदी भी एक प्रमुख नदी है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। महानदी आपकी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरीके से आपको उंगलियों पर याद हो जाना चाहिए। और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में भी है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। दक्कन का जो पठार है उसमें प्रवाहित होती है, जहाँ पर यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। कावेरी नदी की मुख्य सहायक नदियों में जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। और इस प्रपात द्वारा उत्पादित जो विद्युत होती है वो मैसूर, बंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। जो यहाँ पे गोल्ड की खानें हैं उनको भी प्रदान की जाती है। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चल जाते हैं। और इस प्रकार समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी कहा जाता है, ज्वार नदमुख कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। किसकी सबसे बड़ी नदी? सेंट लॉरेंस नदी की है। और आपको ये बताना है कि सेंट लॉरेंस नदी किस महाद्वीप में? उत्तरी महाद्वीप, मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया महाद्वीप। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं यहाँ पे कुछ नदियों के उद्गम तंत्र दिए हुए हैं और लंबाई। तो हम लोग उद्गम पढ़ेंगे। जैसे नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से मैकाल पर्वत पर। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई के बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से। महानदी जो है कि सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो जहाँ जहाँ से निकलती है उसके बारे में पूछा जाता है। अगला है कुछ सहायक नदियाँ। जैसे गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। इंद्रावती आपको मुख्य रूप से याद रखनी है और आपको पूर्णा याद रखनी है यहाँ पे, और तीसरी मंजीरा। ये तीनों ही नदियाँ कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। अभी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी में सबसे प्रमुख सहायक नदी है इसकी तुंगभद्रा, दूसरे नंबर पर आती कोयना, और फिर 3 नदियाँ और हैं जिसमें आप पंचगंगा और दूधगंगा को याद रख सकते हैं। कावेरी की बात करेंगे तो इसमें अमरावती इसकी सबसे सहायक नदी है, भवानी, हेमावती और काबिनी। वहीं महानदी की बात करेंगे तो शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। तो यहाँ पे देखिए ईब नदी आपको याद रखना है। ईब नदी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ईब महानदी की। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग।
पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह बात तो गलत है, अभी मैंने बताया। आइए इस पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो यह बात गलत है। पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है कि सही बात है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। फिर से देखिए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी और कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। अब यह देखना कि आपको क्या उस कठोर चट्टानों को काटते हुए प्रवाहित होती हैं या उनके ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं यहाँ पे कि ए ऑप्शन देगा, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। और आप इस प्रश्न को देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, और ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों ही गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी प्रमुख नदियों का मतलब हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन वहीं नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नर्मदा और तापी दोनों ही विभ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर क्या देगा, ए और आर दोनों ही सही है, और आर और ए की व्याख्या भी कर रहा है। ओके प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों होता है? यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नहीं, अगर भूमि का ढलान अगर मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता मेरे दोस्तों, तो सभी प्रमुख नदियाँ फिर क्या करती, पश्चिम की ओर बहती। जबकि पानी क्या होता है, पानी हमेशा जो है कि ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ढलान की ओर, और मुख्य नदियाँ जितनी भी हैं वो सारी क्या कर रही हैं, आप देखोगे कि पूर्व की ओर बह रही हैं। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और हम अगर तीसरे को यहाँ पे काट दें, यहाँ काट दें, तो हमारे पास क्या बचता है, केवल पहला स्टेटमेंट या तो कोई नहीं। तो अगर हम देखें कोई नहीं तो नहीं लगा सकते, पहला तो लगा सकते हैं, क्योंकि एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, कि पहला ऑप्शन ही इस करेक्ट हो जाएगा। और ये IAS प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में भी बहती है, तो यह भी सही है और यह भी सही है। लेकिन अब यहाँ पर UPSC का प्रश्न है, तो यहाँ पे केवल एक वाला मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही हैं, जो कि विकल्प नहीं दिया गया। तो हमें तो बस जानना है कि दोनों ही विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? अभी हमने पढ़ा कि यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। आपको यह भी याद रखना है कि नर्मदा नदी के उत्तर में तो है विंध्याचल और दक्षिण में है सतपुड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहता है? तो भाई नर्मदा जो है कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन सी बहती है? नर्मदा बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। गलत, ये तो एस्चुरी का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बात सही है। तो आर सही है और ए गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि ए गलत है और आर सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा ही है जो कि भ्रंश घाटी में होकर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? अब जब डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो कौन सी ऐसी नदी जो एस्चुरी का निर्माण कर रही है? तो देखिए गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, कावेरी भी डेल्टा बनाती है और महानदी भी बनाती है, लेकिन आपकी नर्मदा नदी जो है कि डेल्टा नहीं बनाती। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त होता है? ज्वालामुखी मूल, संरचनात्मक मूल, वायु मूल या हिमानी मूल? यानी नर्मदा नदी जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है वो क्यों बहती है? क्योंकि ऐसी संरचनात्मक मूल रूप से जो है कि संरचनात्मक ऐसी स्थिति है कि वो भ्रंश घाटी में बहती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए, नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती और ताप्ती भी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये दोनों ही नदियाँ क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इसलिए सी और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे स्टार बना है। और आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि सी और डी जो है कि दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या करती हैं, आपकी एस्चुरी बनाती हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये दोनों ही नदियां विभ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों ही जो है कि डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन तापी नदी या ताप्ती नदी, ये जो है कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम देखते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि आप तापी नदी इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा जनपद नर्मदा नदी का भाग है या नर्मदा बेसिन का भाग है? अभी छत्तीसगढ़ स्पेशल प्रश्न पूछा गया है, तो राजनांदगांव जो है कि ये जो है पूछा गया है, नर्मदा बेसिन का एक भाग है या नहीं है। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा और महानदी तीनों ही कहाँ से निकलती है? पलामू के पहाड़ से, पूर्वी घाट से, अमरकंटक से या अरावली से? अब देखिए, सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम तो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, जबकि वहीं महानदी का उद्गम हमने पढ़ा था कि सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसलिए यह प्रश्न यहाँ पे स्टार बन गया, क्योंकि दोनों ही अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर बनेंगे इसके। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत होता है? तो अमरकंटक से आपकी नर्मदा निकलती है और सोन नदी भी यहीं से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो आप देखेंगे, शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, या बिलासपुर जिले में सोन, या मंडला पठार। तो आपको पता है कि अमरकंटक नदी निकलती है यहीं से, मतलब सोन अमरकंटक से निकलती है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि शहडोल जिले में जो अमरकंटक है वहीं से सोन नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। ध्यान दीजिएगा, राप्ती नदी जो है कि गोरखपुर, यानी कि राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है और जो है कि यह आपके यूपी में पड़ता है, जबकि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही अरब सागर में बहती हैं, जो है कि ये पश्चिमी की ओर किधर बहती हैं? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पढ़ भी सकते हैं, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही, जबकि राप्ती घाघरा की सहायक नदी जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है मेरे दोस्तों? गंगा आपकी पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी आपकी पूर्व की ओर बहती है, यमुना भी पूर्व की ओर बहती है, लेकिन बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि नर्मदा आपकी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कौन नहीं निकलती है मेरे दोस्त? तो इसमें पूछा गया तापी नदी, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो नदी इधर पश्चिम की ओर बही रही है तो वो पश्चिम घाट से नहीं निकलेगी, जबकि जो गोदावरी, कावेरी और कबाम हैं, ये तीनों ही नदियाँ जो है कि आपके पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर बहते हुए जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करता है। तो हमने इसको पढ़ा था कि ये तीनों द्वीप किस नदी पर मिलेंगे? कावेरी नदी पर मिलेंगे। किस पर मिलेंगे? कावेरी नदी पर मिलेंगे। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती? कुर्ग जिले, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, अगला प्रश्न है 25, कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में पाई जाती है वहाँ इसका उद्गम क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, गुजरात से तो जाती नहीं है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश से भी नहीं जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है, इसलिए ये तमिलनाडु में कि आंध्र प्रदेश में तो नहीं हो सकती।
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा था गोदावरी और कावेरी, इसके अंतर को भी आज समझ लीजिए। जब आपसे प्रश्न पूछे दक्षिण की गंगा लगा होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा तो आपका उत्तर होना चाहिए गोदावरी। ओके, ये ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में? तो हमने पढ़ा था कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है कि 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखोगे कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश यहाँ महाराष्ट्र भी हो रहा है और यहाँ कर्नाटक महाराष्ट्र भी हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य नहीं है तो उसमें तमिलनाडु शामिल नहीं होगा, तब सी ऑप्शन बनता। लेकिन यहाँ प्रश्न गलत टाइप हो गया है। अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी और नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे बड़ी नदी मैंने बताई थी गोदावरी है, फिर उसके बाद नर्मदा आएगी, फिर महानदी आएगी, फिर ताप्ती आएगी। तो देखिए गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम यानी कि सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले गोदावरी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी आप देखेंगे कि गोदावरी आएगी, फिर नर्मदा, फिर कृष्णा, फिर महानदी। तो देखते हैं हम इसके आगे ऑप्शन में कि कौन सा सही होता है। तो देख लेते हैं आप भी। यहाँ पे देखिए पहले आएगी गोदावरी, फिर आएगी कृष्णा, फिर आएगी नर्मदा, फिर आएगी महानदी। तो यही 4 ऑप्शन जो है कि आपके बनेंगे। ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो गोदावरी और कृष्णा को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है और ये बजट में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए ये रही आपकी इस तरीके से कुछ गोदावरी नदी बहती है और इस तरीके से कृष्णा नदी बहती है। तो यहाँ पे नहरों के माध्यम से नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि गोदावरी और कृष्णा दोनों में पानी भरपूर मात्रा में लगातार बना रहे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? यानी कि इस तरफ बहने वाली जो नदियां हैं उनके सही क्रम को पहचानना है। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगी सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, उसके नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वैगई। यह 2002 में प्रश्न पूछा गया था आईएएस में। अब इस तरीके के प्रश्न आपके पीसीएस में देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृक्षनुमा जो है कि अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्योंकि कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी नदी है? तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। अब एक अर्थ पे तो हम देख सकते हैं कि भाई सिंधु जो है कि उत्तर भारत की नदी है, क्योंकि उत्तर भारत की नदी भी है और साथ ही साथ इस नदी का जो उद्गम स्रोत है वो हमारे भारत के बाहर है, कैलाश मानसरोवर पे है। लेकिन अगर हम दूसरे क्षेत्र में देखें तो आप देख सकते हैं कि सिंधु, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों ही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जबकि महानदी आपकी जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 2 अलग अलग रीज़न हो गए जिसकी वजह से ये आंसर नहीं बन पाएगा। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। वहीं सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में है। तो इस तरीके से बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है? ऐश्वरी नहीं बनाती कौन सी नदी? तो देखिए नर्मदा भी बनाएगी, ताप्ती भी बनाएगी, मांडवी भी बनाएगी, लेकिन महानदी नहीं बनाती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिर के डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन ऐश्वरी बनाती है? तो देखिए गोदावरी तो बनाती नहीं है, महानदी भी नहीं बनाएगी, कावेरी भी नहीं बनाएगी, लेकिन ताप्ती बनाती है, क्योंकि बाकी 3 नदियाँ आपकी डेल्टा बनाती हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में निकलती है। छत्तीसगढ़ तट पे नहीं है, छत्तीसगढ़ से निकल के ओडिशा के किनारे आती है और ओडिशा में जो है कि अपना बनाती है जो है कि। अगला प्रश्न है, तेल नदी, ये पूछा था मैंने, बताया भी था, तेल नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो तेल नदी मुख्य रूप से महानदी की सहायक नदी है, जिसमें मैंने कहा था आपसे कि आपको ईब को भी याद कर लेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की निम्नलिखित नदियों की घाटियों में किनमें जल का अभाव होता है? साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। तो देखिए साबरमती घाट और ताप्ती घाट दोनों ही पश्चिमी नदियां हैं, इसमें जो है कि हमेशा जल की कमी रहती है और ये वर्षा पे आधारित होती हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिल जाती है, दूसरी अरब सागर की ओर? तो अमरकंटक की चोटी से मेरे दोस्त, अमरकंटक की चोटी से जो सोन नदी निकलती है वो तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में जाके मिलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी यहीं से प्रमुख नदी निकलती है आपकी नर्मदा, जो कि पश्चिमी घाट की ओर जाती है। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। वहीं अगला दे रहा है, कौन सा कथन सही जाएगा? तो पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, क्योंकि केरल में भी जो है कि कुछ नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम की ओर भी, और कुछ नदियां जो है कि मध्य प्रदेश में जो दोनों तरफ प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो देखिए सबसे बड़ा जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो है गोदावरी का। किसका है मेरे दोस्त? वो है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका हो जाएगा? तो गोदावरी का हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है पूरे भारत में? वो तो है गंगा का, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन गोदावरी की है। लेकिन अगर पूरे भारत की जोड़ेंगे तो गोदावरी दूसरे नंबर पर आएगी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी, अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है तो यहाँ पे गोदावरी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी ही हमारी सबसे लंबी नदी मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत में। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो यह भी गोदावरी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए मैंने बताया था कि इंद्रावती सबसे याद रखने वाली नदी है, तो देखिए दूसरा ऑप्शन जहां मिलेगा, और वहीं प्राणहिता, ये दोनों ही नदियां जो है कि इसकी सहायक नदी है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए गोदावरी की अन्य सहायक नदियों में देखेंगे तो प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दुधना, ये सारी नदियां हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तो हैं, लेकिन ये सहायक नदियां नहीं थी गोदावरी की। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि यानी इसके लिए विख्यात है? तो चंबल की जो है कि खड्ड का निर्माण करती है, यानी कि कई सारे जो है कि विसर्प लेके चलती है इस तरीके से, और इससे प्रभावित होने वाला सबसे प्रमुख शहर जो है इटावा है, जिला हमारे भारत यूपी का। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती? पूर्वी घाट से निकलने का मतलब हो गया वो इस तरफ बहेंगी। तो देखिए अब आप देखोगे यहाँ पे कि ब्रह्मणी जो है कि आपकी पश्चिम की ओर नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये तो पूर्वी घाट से निकलेगी नहीं। तो एक ऑप्शन यहाँ से देखो, एक ऑप्शन यहाँ से देखो, काट दोगे। सुवर्ण रेखा भी आपकी जो है कि क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि पूर्व की ओर गिरती है, तो पूर्वी घाट से तो निकलेगी नहीं। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन भी आप यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ पे भी कट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वंशधारा और नागवली ये दोनों ही नदियां आपकी जो है कि पूर्वी घाट से निकलती हैं, और आईएएस प्रीलिम्स 2021 का यह प्रश्न है। अगला चैप्टर है आपकी अन्य नदियां, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि मैं जल्दी ही अगले हफ्ते यूट्यूब सेशन पे अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर डील करूंगा आपसे, यूपी पीसीएस से संबंधित, कि कैसे आपको प्रीलिम्स कम समय में ईजिली निकाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।